जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स। मैं करुण आप सभी का करुण क्लासेस के माध्यम से स्वागत करता हूं। देखिए मैं देखता हूं कि जो हमारे बालक बालिकाएं हैं वो न्यूज़पेपर को अवॉइड करते हैं, जो कि ठीक नहीं है, क्योंकि न्यूज़पेपर खासकर द हिंदू आपको काफ़ी अच्छा एक एक कंटेंट देता है। ऑब्वियसली अगर ये अच्छा कंटेंट है तो उसको समझने के लिए आपका मैच्योरिटी ऑफ माइंड चाहिए, ठीक है। तो मैं हमारे एस्पिरेंट्स को ही ब्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली हमें एक लीड चाहिए होती है कि कोई हमें इसको बेहतर तरीके से समझाए। देखिए मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि कोशिश ये करिएगा, आपने खुद न्यूज़पेपर पढ़ना है, बट व्हाट वी विल डू, मैं आपको कहीं ना कहीं एक इशारा दे सकता हूँ इस पर मैं एक्सपीरियंस की कैसे आपने तैयार करना है, राइट। और खासकर हमने क्या करना होता है, द हिंदू पे जो उसका एडिटोरियल सेक्शन है उसकी न्यूज़ ले लेनी होती है। अब देखिए ऑब्वियसली मैं कोशिश करूंगा कि डेली ये वीडियो लाऊं इससे रिलेटेड, यानी कि न्यूज़ से रिलेटेड, और द हिंदू ही हम देखेंगे, आपके सामने ही मैं न्यूज़ खोलूंगा, और जिससे कि आपको पता चले कि ये जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ वो एक ऑथेंटिक है, और उसको हम एग्जाम वाइज भी देखेंगे, राइट। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये एक बार इसको जूम कर लेते हैं, ये न्यूज़पेपर आपके सामने आ रहा होगा। तो आज आप डेट देख पा रहे होंगे 11 जनवरी 2025, आज ही का हम देख रहे हैं, ठीक है। तो सीधे हम एडिटोरियल सेक्शन में जाते हैं, जो आई गेस पेज नंबर 6 में आएगा सीधे। और कोशिश करेंगे, जैसे कि पेज नंबर 6 पे हमें सबसे पहला दिखा है चेजिंग ट्रूस इजराइल नेतन्याहू वाली बात इसमें हमें दिखाई दे रही है। दूसरा फॉर्जिंग लीडरशिप विद इंडियाज यूथ पावर। अब देखिए इंडियाज यूथ पावर वाला क्यों आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि आपको पता है आज 11th है, कल आपकी 12th आएगी, 12 जनवरी, और आप अच्छी तरह जानते हैं 12 जनवरी को हम मनाते हैं नेशनल यूथ डे। क्या बनाते हैं? नेशनल यूथ डे। क्यों? क्योंकि इसी दिन हमारे स्वामी विवेकानंद जी पैदा हुए थे, राइट। और सिंस क्योंकि 1984 में डिक्लेरेशन आया था सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एग्जीक्यूटिव लेवल से, और 1985 से हम हर साल कंटिन्यूसली 12 जनवरी को क्या मनाते हैं? नेशनल यूथ डे। तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे, और उससे भी इम्पोर्टेंट जो है वो हम देख लेते हैं, जो हमें दिख रहा है, एक सेकेंड, वो है आपका लोकल पावर। ओके, तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर हमें दिख रहा है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो ये एक बार हम चर्चा कर लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, आज हम इसको चर्चा कर लेते हैं। और इसमें देखिए केस है ये वाला, सुरेश महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश केस। ये केस आपने याद रखना है। सबसे पहले तो आपको ये केस इसलिए याद रखना है कि खासकर मैच द फॉलोइंग होता है कि ये केस का नाम दे दिया जाता है और उससे रिलेटेड जो इंसिडेंट है वो दे दिया जाता है, राइट। जैसे एक तंत्र था हमारा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, भारत में 1978 से ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है डॉक्ट्रिन उसको इस्तेमाल किया जा रहा है बिकॉज ऑफ द मनिका गांधी केस ऑफ 1978, राइट। वैसे ही याद रखिएगा कि हुआ क्या था कि जो हमारे स्टेट होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पंचायत को जब संवैधानिक दर्जा दिया गया तो ये राज्यों के ऊपर बाध्यता हो गई, मैंडेटरी हो गया कि उनको पंचायत बनानी ही पड़ेगी या म्यूनिसिपैलिटी बनानी ही पड़ेगी, और कहीं ना कहीं राज्य को क्या करना पड़ता है, अपनी लेजिस्लेटिव पावर का कुछ पार्ट कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो राज्य क्या करते हैं, कोशिश करते हैं किसी भी तरह से कि इनके जो चुनाव हों उसको डिले करते हैं इंटेंशनली, और आधार ये दे दिया जाता है कि अभी हमने इसका डिलिमिटेशन करना है इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज का। तो इसीलिए यहाँ पर हमारा एक केस ये सुप्रीम कोर्ट गया था, सुरेश महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में। वहाँ पर हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहती है कि अगर राज्य ये एक्सक्यूज दे रहे हैं या ये जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि डिलिमिटेशन की वजह से जो इलेक्शन है इसमें डिले किया जा रहा है, यानी कि लोकल निकाय चुनाव जो होते हैं, लोकल लेवल के जो चुनाव होते हैं उसमें डिले किया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ डिलिमिटेशन, तो राज्यों का ये जस्टिफिकेशन वैलिड नहीं है। तो मुझे उम्मीद है ये बात आप समझ पाए होंगे। तो सुरेश महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश केस। अब देखिए आगे देखेंगे हम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कि अब हम एग्जाम वाइज इसको स्टडी कर लेते हैं। देखिए एग्जाम में क्या है, आपसे पंचायत हो गया, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, इससे क्वेश्चन आती है, ठीक है। और इसको हमने तैयारी किस लेवल से करनी है, थोड़ा हम बैकग्राउंड देख लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो बैकग्राउंड में अगर मैं जाऊँ तो मुझे पता चलता है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है, बैकग्राउंड में जाऊँ तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की मांग तो बहुत टाइम से आ रही है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अगर आपको याद हो कि 1915 में तो गांधी जी, यानी कि 9 जनवरी 1915 से तो गांधी जी पूरे अस्थाई यानी कि परमानेंटली भारत में आ चुके थे, और कहीं ना कहीं गांधी जी की तरफ से ये गांधी जी और अन्य जो है हमारे, उनकी तरफ से ये हमेशा बार बार मांग उठ रही थी कि लोकल लेवल पे यानी कि प्रांतीय स्तर पे हमें आज़ादी दी जाए कि हम अपना शासन खुद चलाएं, यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात उठ रही थी, इंडिपेंडेंट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की। इसीलिए हमें दिखता है ब्रिटिशर्स द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 पास किया जाता है, जिसमें वो लोग हमें एक डायरची का कॉन्सेप्ट देते हैं, डायरची। अब ये डायरची क्या होती है वो एक अलग मुद्दा है, ठीक है। तो डायरची दे दी जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 से,
और कहीं ना कहीं डायरची को जब अच्छी तरह समझा गया तो पता चला कि ये किसी भी तरह से इसमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की तो बात हमें दिखती ही नहीं है। इंडिपेंडेंस यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होने के बावजूद भी यहाँ पर एक तरह की आज़ादी नहीं थी, ये नाम की लोकल सेल्फ गवर्नमेंट थी। इसलिए हमें दिखता है गांधी जी का पहला राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन 1920s का आपको पता ही है, एनसीएम, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, गांधी जी द्वारा इसको शुरू किया गया, राइट। तो यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए तो आपको दिख रहा है कि गांधी जी का पहला जो राष्ट्रीय लेवल का आंदोलन है वो जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए हमें दिखता है आगे चलकर, अब देखिए मैं सीधे आपको लेके जा रहा हूँ कि भारत आज़ाद हो गया और भारत आज़ाद होने के बाद हमें दिखता है कि भारत की आज़ादी तो हमें दिखती है 15 अगस्त 1947, और जब भारत आज़ाद हो रहा है तो इस दौरान हमारा संविधान भी बन रहा है, क्योंकि संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 से लेकर, और एडॉप्ट कब किया हमने 26 नवंबर 1949। इसीलिए हम कहते हैं कि संविधान बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे हैं। तो इस दौरान क्या है, जब हमारा संविधान लागू किया गया 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को, तब इस 26 जनवरी 1950 का जो संविधान है, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, अब मैं ओरिजिनल क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आज का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ओरिजिनल नहीं है, ऐसा नहीं है, बट ओरिजिनल इसलिए बोल रहा हूँ कि आज तक यानी कि 2024 यानी कि 25 जो चल रहा है काफ़ी संशोधन हो चुके हैं, ठीक है, 106 अमेंडमेंट हो चुके हैं, परंतु मैं 26 जनवरी 1950 वाला यानी कि अभी तक कोई भी अमेंडमेंट नहीं हुआ है, संविधान सभा द्वारा लाया गया है। तो 26 जनवरी 1950 में हमें दिखता है कि आर्टिकल 40 जो कि आपके पार्ट 4 में दिखता है, पार्ट 4, और पार्ट 4 क्या है आपका, डीपीएसपी, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे राज्य के नीति निदेशक तत्व भी आप कहते हैं। तो आर्टिकल 40 में हमें दिखता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात हमें दिखती है। और कहीं ना कहीं आप जानते हैं आर्टिकल 40 या जो पार्ट 4 है वो एक फिलॉसफी की बात करता है, एक आइडियोलॉजी की बात करता है, और कहीं ना कहीं हम आर्टिकल 40 को गांधीयन आइडियोलॉजी से जोड़ते हैं, यानी कि गांधी जी भी एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करते हैं। गांधी जी भी किसकी बात करते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की। इसीलिए हम गांधी जी को क्या कहते हैं, गांधी जी एक एनार्किस्ट थे। क्या थे, एनार्किस्ट। एनार्किस्ट में हमारे एस्पिरेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं सर एनार्की का तो मतलब होता है जहां पर अराजकता होती है, ठीक है। देखिए एनार्की अलग शब्द है, एनार्किस्ट एक अलग शब्द है। एनार्किस्ट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो किसी भी तरह से जो एक शक्तियों का केंद्रीकरण होता है, एक सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होता है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होता है, उसके अगेंस्ट होता है, उसके अगेंस्ट होता है, यानी कि यह व्यक्ति किसी भी तरह की तानाशाही, एब्सोल्यूट पावर, राजा को एब्सोल्यूट पावर नहीं देता है, ठीक है। तो उसे हम एनार्किस्ट कहते हैं। इसीलिए गांधी जी कहते हैं कि एनार्किस्ट, वो हमेशा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करते थे, राइट। इसलिए हमें आर्टिकल 40 दिखता है। कभी आपसे पूछ दे गांधी जी क्या एनार्किस्ट थे, आप कहेंगे यस, वो हमेशा कहते थे कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए, राइट। अब देखिए, अब हम देखते हैं सीधे, तो इसीलिए हमें दिखता है कि आर्टिकल 40 में जो बात कही गई है उसको कहीं ना कहीं आगे चलकर 1959 में जो राजस्थान है, और जैसे कि हमने कहा ये गांधी जी के ही विचार हैं, तो गांधी जी के उपलक्ष्य में 2 अक्टूबर को हम गांधी जी का बर्थडे बनाते हैं। तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान का जो नागौर जनपद है, नागौर डिस्ट्रिक्ट जो है, वहां पर पंचायत लाई जाती है, पंचायत लागू की जाती है, और राज्य क्या करते हैं अपने अपने स्तर पर ये लाना शुरू कर देते हैं। पर आगे चल के देखा गया कुछ समय बाद कि जो राज्य ला रहे हैं फिर राज्य इसको हटा भी रहे हैं। क्यों? क्योंकि पंचायत में होता क्या है कि राज्यों को अपनी जो विधायिका शक्ति होती है उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, क्योंकि जो टीयर 3 गवर्नमेंट है, टीयर 3 मतलब लेवल 3, लेवल 3 से मेरा मतलब है पंचायत या म्यूनिसिपैलिटी, इनकी जो विधायिका शक्ति होती है ये राज्य सरकार के द्वारा ही इनको प्राप्त होती है। अब क्वेश्चन है कि सर केंद्र सरकार की शक्तियां क्यों नहीं देते हैं, केंद्र सरकार अपनी शक्तियां क्यों नहीं देता? देखिए केंद्र सरकार के पास हमेशा वो शक्तियां, वो मुद्दे ज्यादा होते हैं हमेशा जो मुद्दे राष्ट्र के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे आर्मी देख लीजिए, अब आर्मी हम किसी रीजनल लेवल पे थोड़ा दे देंगे, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसीलिए किसी भी तरह से टीयर 3 में जो भी इनको लेजिस्लेटिव पावर मिलती हैं ये आपको स्टेट लेवल से मिलती है, सेंटर से नहीं मिलती है। इसलिए कॉम्प्रोमाइज कौन कर रहा है? स्टेट। और नाराज कौन होगा? स्टेट। इसीलिए हमें दिखता है स्टेट ने इसकी शुरुआत तो करी, काफी स्टेट्स ने शुरुआत करी, राजस्थान ने करी, आंध्र प्रदेश ने करी, इस तरह से काफी थे, बंगाल ने भी करी, वेस्ट बंगाल ने। बट आगे चल के क्या हुआ, ये लोग वापस लेने लग गए। क्यों? क्योंकि ये कोई संवैधानिक बाध्यता तो था नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेटरी तो था नहीं। तो इसीलिए ये देखते हुए केंद्र सरकार ने प्रयास किया कि अब हम क्या करेंगे, पंचायत को या म्यूनिसिपैलिटी को एक संवैधानिक दर्जा दिलाएंगे, और इस दर्जे से होगा क्या, ये एक बाध्यता लाएगा, फिर राज्य इसको हटा नहीं पाएंगे। तो इसीलिए काफी कयास किए गए, ठीक है, लॉट्स ऑफ एफर्ट्स वर डन। तो इवेंचुअली हमें दिखता है 1992 में, वर्ष है 1992, 73rd अमेंडमेंट पास किया जाता है, और एक पार्ट 9 में पंचायत को जोड़ दिया जाता है, जिसमें कितने आर्टिकल हैं टोटल? इसमें है 16 आर्टिकल, और साथ में एक स्केड्यूल 11 को भी जोड़ दिया जाता है।
वैसे ही 74th अमेंडमेंट किया जाता है, जिसमें आपका पार्ट 9A को जोड़ा जाता है, जो बात करता है म्यूनिसिपैलिटी, जिसमें 18 आर्टिकल जोड़े जाते हैं, और एक अनुसूची स्केड्यूल 12 भी जोड़ा जा रहा है। ध्यान देने वाली बात है, म्यूनिसिपैलिटी में 18 और पंचायत में 16, और साथ साथ में अनुसूचियां जुड़ी जा रही हैं। अनुसूचियां इसलिए जुड़ी जा रही हैं क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने बताया ना, इसमें राज्यों को अधिकार दिया जा रहा है कि राज्य भी अपने स्तर पे काफ़ी कुछ चेंजेस कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें दिखता है जब बहुत फ्रीक्वेंट चेंजेस होते हैं तो इसीलिए कोशिश की जाती है संबंधित अनुसूचियां यानी कि स्केड्यूल जोड़ दिया जाए, क्योंकि स्केड्यूल जोड़ने का नियम इसलिए है, या प्रावधान इसलिए दिया गया है, जिससे कि जहां पर फ्रीक्वेंट चेंजेस होते हैं वहां पर अनुसूची में ये काम किया जाए, राइट। अब हम देखिए एग्जाम वाइज हमने क्या देखना है, ये सारे वैसे एग्जाम वाइज है। सबसे पहले हमने देखना है कि पंचायत जो है ये कब लागू हुआ। पंचायत लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 को, और वैसे ही आपका म्यूनिसिपैलिटी कब लागू हुआ, ये हुआ 1 जून 1993। आई रिपीट 1 जून 1993, ठीक है। तो एक बार हम फिर देख लेते हैं इसको, वेरी इंपॉर्टेंट। पंचायत जो लागू हुई ये हुआ आपका 24 अप्रैल 1993, और आपका जो म्यूनिसिपैलिटी ये लागू हुई ये हुई आपकी 1 जून 1993। तो आप देख पा रहे होंगे, पहले पंचायत आया फिर म्यूनिसिपैलिटी आया, और मैंने ये डेट आपको बता दी है जो आपको एग्जाम वाइज याद रखनी है। अब मेरे बालक बालिकाएं मुझसे पूछते हैं कि सर क्या हमें एक एक आर्टिकल याद करना पड़ेगा? बिल्कुल याद करना पड़ेगा, खासकर ये पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के तो अपने याद रखने हैं। और पंचायत अगर आपको याद हो गया तो म्यूनिसिपैलिटी बिल्कुल उसका रेप्लिका हमें दिखता है, बस कुछ आर्टिकल्स ही हमें अलग दिखते हैं, अन्यथा वो बिल्कुल रेप्लिका है उसका। और इसके बाद पार्ट 9B में भी आपको पता ही है, एक पार्ट 9B है जिसमें कहीं ना कहीं आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी जोड़ा गया है, कोऑपरेटिव सोसाइटी वाया 97th अमेंडमेंट, 97th अमेंडमेंट जो हुआ था 2011 में। तो देखिए पहले तो मैं ये बोलूंगा पार्ट 9 जो पंचायत है, पार्ट 9A जो म्यूनिसिपैलिटी और पार्ट 9B जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, सारे आर्टिकल याद रखिए इसके। और अगर इसमें अगर मैं आपको थोड़ा इसको कम बोलूँ, इस पर मैं एक्सपीरियंस, क्वेश्चन जिससे कम आते हैं 9B से आपसे कम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पूछे नहीं जाते हैं, पर कम पूछे जाते हैं। बट पार्ट 9 और 9A पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी का एक एक आर्टिकल आपने याद रखना है। और पार्ट 9B का खासकर इतना याद रख लीजिएगा कि पार्ट 9B को जोड़ा गया है 97th अमेंडमेंट जो 2011 में हुआ था, राइट। ये चीज आपने याद रखनी है। तो आइए अब जरा पंचायत के बारे में देख लेते हैं, एक एक आर्टिकल को हम पढ़ लेते हैं जिससे कि मेरा भी रिवीजन हो जाए। देखिए आर्टिकल 243 से शुरू होगा, तो 243 में ऑब्वियसली डेफिनेशन होगी, डेफिनेशन ऑफ पंचायत। तो 243 में डेफिनेशन होगी, परिभाषा होगी। देखिए परिभाषा क्यों दी जाती है, क्योंकि लॉ में सिनोनिम्स की कोई वैल्यू नहीं होती, समानार्थी शब्दों की कोई वैल्यू नहीं होती। और परिभाषा क्या होती है, वो एक दायरे को निश्चित कर देती है, वो एक दायरे को क्या कर देती है, निश्चित। इसीलिए परिभाषा देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग तर्कपूर्ण परिभाषा दे सकते हैं किसी भी चीज की, क्योंकि परिभाषा जो होती है देखने के आधार पर परिभाषित होती है, ठीक है। जैसे आप मेरे सामने हैं, देखिए ये आप लोग मेरे सामने बैठे हैं, ठीक है, और मैंने बीच में 6 लिखा है, ठीक है, और मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर हूँ, तो मेरे लिए ये 6 है, पर आप लोगों के लिए 9 है। तो इसीलिए मुझे परिभाषित करना पड़ेगा कि भैया ये 6 है, चाहे आप किसी भी एंगल से देखें 6 ही रहेगा। तो इसीलिए कानून में ये कोशिश की जाती है कि परिभाषा करना बहुत जरूरी है, राइट। तो मुझे उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो फिर से देखते हैं 243 में परिभाषा है, डेफिनेशन। फिर 243A में क्या है, ग्राम सभा। अब क्योंकि देखिए एक डेफिनेशन दी गई है पंचायत की, और पंचायत अपने में ही एक तंत्र है, सिस्टम है, और सिस्टम के कंपोनेंट्स होते हैं। तो इसीलिए अब 243A से हमें दिखेंगे कंपोनेंट्स, अंग दिखेंगे। तो ग्राम सभा परिभाषित की गई है। 243B में किस तरह से इसको बनाया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत की बात की गई है। मैं वन वर्ड लिख रहा हूँ जिससे कि आपको याद रहे। 243B के बाद आ गया सी में बात की गई है कंपोजिशन की। अब किस तरह से होगा, क्या होगा, राइट, उसका कंपोजिशन कैसे करना है, कितने सदस्य होंगे, चेयरमैन होगा नहीं होगा, डायरेक्ट होगा इनडायरेक्ट होगा, इलेक्शन कैसे होंगे, वगैरह वगैरह। 243D, अब देखिए हम लोग एक समाजवादी देश हैं, और समाजवाद में राज्य का ये कर्तव्य होता है कि वो समानता लाएगा, चाहे वो समानता असमानता के द्वारा लाई जा रही है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर D है तो रिजर्वेशन होगा। आप जानते ही हैं रिजर्वेशन जो है ये असमानता करके समानता लाई जाती है, ठीक है। उस कमजोर वर्ग का, समाज का वो कमजोर वर्ग जो आर्थिक से ज्यादा मानसिक विचारधाराओं से पीड़ित होता है, आई रिपीट, आर्थिक से ज्यादा मानसिकता के आधारों पर ज्यादा पीड़ित होता है, वहीं पर हम ज्यादा आरक्षण देते हैं।
243 डी के बाद आ गया ई। अब देखिए हम कहते हैं कि लोकतंत्र में सारी शक्तियां आम जनता के पास होती है, बिल्कुल सही है। और अगर वो आम जनता के पास कैसे होगी, जब तक आप उसका टेन्योर सेट नहीं करोगे। तो ये जो पंचायत बनती है इसका जो कार्यकाल है आमतौर पे कितना है, 5 साल का, राइट। अब आमतौर में मैंने क्यों बोला, क्योंकि इसको पहले भी भंग किया जा सकता है, परंतु आमतौर पे कितना है, 5 साल, राइट। 243F, अब देखिए यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन की बात की गई है, डिस्क्वालिफिकेशन। अब देखिए सिंपल सी बात है कि यहाँ पर क्वालिफिकेशन ये नहीं है कि आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर बात है क्योंकि अगर आप कानून बना रहे हैं, अगर आप एक तंत्र का हिस्सा बन रहे हैं जिसमें आप अपने एरिया पे कानून बनाएंगे, तो वहां पर कहीं ना कहीं आपकी एक दिमाग की मैच्योरिटी चाहिए, राइट। एक लड़कपन नहीं चाहिए। इसलिए आप देखेंगे ग्राम सभा में आपको न्यूनतम आयु जो होती है वो 21 वर्ष होती है, और आपका रिकॉर्ड जो है वो साफ होना चाहिए, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, राइट। तो इसीलिए कहीं ना कहीं यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है वो ज्यादातर इस आधार पर रखी गई है कि आपका मॉरल, आपका एथिकल वैल्यू क्या है, आपका कैरेक्टर कैसा है, राइट। तो अगर नहीं है तो डिस्क्वालीफाई आपको कर दिया जाएगा, राइट। फिर आगे आपका एफ के बाद जी। अब जो जी है, जी आपका कहीं ना कहीं एक तरह का जुरिस्डिक्शन बताता है, जुरिस्डिक्शन। अब जुरिस्डिक्शन से मेरा मतलब है यहाँ पर क्या लिमिट होगी, क्या पावर होगी, इस तरह की बातें हमें दिखती है जी में, कि पंचायत का क्या क्या कहाँ तक इसकी पहुंच होगी, ये क्या क्या कर सकता है जी, ठीक है। क्योंकि देखिए ये बहुत जरूरी होता है। अगर मैं आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिखाऊं, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में आपने देखा था जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उनकी 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल डाली गई थी और सुप्रीम कोर्ट भी बना दिया गया था, पर यह नहीं बताया गया कि इनका आपस में किस तरह से तालमेल होगा, कौन किससे बड़ा है, कौन किससे छोटा है। तो एक हायरार्की बताना जरूरी होता है। एक कभी भी शासन या प्रशासन में एक हायरार्की होना जरूरी है, तभी फ्लो ऑफ ऑर्डर होगा। इसीलिए हमें दिखता है कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 वाज अ फेलियर, इसीलिए अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 लाना पड़ा। इसीलिए 243G में क्या है कि एक जुरिस्डिक्शन डिफाइन करना बहुत जरूरी है, राइट। अब आप देख रहे होंगे किस तरह से हमने पढ़ना होता है, रटना नहीं है, चीजों को समझना है। अब 243G के बाद एच आ गया, ठीक है। अब देखिए एच जो है, एच में आपका होता है यहाँ पर है आप टैक्सेस लगा सकते हैं, यानी कि पंचायत को भी ये अधिकार दिया है कि वो अपने स्तर पे अपना रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि टैक्सेस लगा सकते हैं, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बिना पैसे के तो कुछ नहीं चलेगा, राइट। एच के बाद आ गया आई। आई में आप देखेंगे यहाँ पर बात की गई है स्टेट फाइनेंस कमीशन की, स्टेट फाइनेंस कमीशन, एक सेकेंड, स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात की गई है, ठीक है। आई में, आई कैपिटल बनाइएगा आई में, ठीक है। ये भी याद रखिएगा आर्टिकल 280 जो हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन से मेरा मतलब है वो कॉन्स्टिट्यूशन जो 26 जनवरी 1950 को आया था, तो वहां पर भी हमारा एक फाइनेंस कमीशन हमें दिखता है, फाइनेंस कमीशन। तो दोनों में फर्क क्या है, एक 243 में आपको स्टेट फाइनेंस कमीशन दिख रहा है, 280 में आपको फाइनेंस कमीशन दिख रहा है। तो ये वाला फाइनेंस कमीशन जो है ये सेंटर और स्टेट के बीच अनुपात तय करता है राजस्व का, और स्टेट फाइनेंस कमीशन सेंटर और जो लोकल गवर्नमेंट है उसके बीच। लोकल गवर्नमेंट से मेरा यहाँ मतलब है पंचायत। तो आई भी हो गया आपका 243 आई। आई के बाद जे आता है आपका, तो जे है आपका ऑडिट। तो आप जानते ही हैं कि ऑडिट होना जरूरी है, क्योंकि ये जनता का ही पैसा है, तो जनता को पता होना चाहिए पैसा कहाँ खर्च किया जा रहा है, राइट। तो ये ऑडिट की बात याद रखिएगा। और वैसे ही अगर हम सेंटर के अकाउंट की बात करें या स्टेट के अकाउंट की, तो उसके लिए आर्टिकल 148 में हमारे कैग बैठे हुए हैं, कंप्ट्रोलर ऑडिटर एंड जनरल, आर्टिकल 148 में। तो 243 जे भी हो गया। जे के बाद आएगा 243 के। यहां पर बात करी गई है स्टेट इलेक्शन कमीशन की, स्टेट इलेक्शन कमीशन, जिसकी जिम्मेदारी है कि जो टीयर 3 है, यानी कि लेवल 3 की जो गवर्नमेंट्स हैं, जो आपकी पंचायत होती है या जो आपकी म्यूनिसिपैलिटीज होती है, उसके चुनाव कराने की। क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि आर्टिकल 3 to 4 में, माफ कीजिएगा, आर्टिकल 3 to 4 में हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, निर्वाचन आयोग है, जो कहीं ना कहीं काफी इलेक्शन करवाता है, लोकसभा के कराता है, राज्यसभा के कराता है, विधानसभाओं के कराता है, राष्ट्रपति के कराता है, उपराष्ट्रपति के कराता है। इसलिए काफी बर्डन रहता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे, क्योंकि इसका काम सुपरवाइजरी का भी है, ठीक है। तो काफी बर्डन होने की वजह से जो लोकल लेवल की गवर्नमेंट है, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी, उसके लिए एक अलग से राज्य निर्वाचन आयोग गठित किया गया है अंडर आर्टिकल 243 के। पर देखिए एक चीज याद रखिएगा कि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है अंडर आर्टिकल 243 के, और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है 3 to 4, ऐसा नहीं है कि दोनों का अलग अलग जुरिस्डिक्शन है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 3 to 4 में साफ लिखा हुआ है जुरिस्डिक्शन, माफ कीजिएगा, एक सुपरविजन वर्ड, मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि आर्टिकल 3 to 4 जहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वहां पर एक शब्द लिखा हुआ है सुपरविजन। तो इसका मतलब होता है कि कहीं ना कहीं जो 243 के द्वारा स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया है, वो किसके दायरे में काम करेगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया
अंडर आर्टिकल 324। ये बात आपने याद रखनी है। अब 243 के भी हो गया। अब हम देखेंगे 243L। तो 243L है कि ये यूनियन टेरिटरीज में भी, एक सेकेंड, 243 यूनियन टेरिटरीज में भी ये लागू होगा, ठीक है, लागू होगा। और 243M क्या है आपका, वो एरियाज जहां ये लागू नहीं होगा, पंचायत लागू नहीं होगा। हालांकि 4 सालों के बाद, क्योंकि 73rd अमेंडमेंट 1992 में आया था, तो 4 साल बाद मतलब 1996 में एक पैसा एक्ट लाया गया, पैसा एक्ट आया, या इसका फुल फॉर्म है पंचायत एक्सटेंशन टू स्केड्यूल एरियाज, पंचायत एक्सटेंशन टू स्केड्यूल एरियाज। मैं लिख देता हूं, पंचायत एक्सटेंशन टू स्केड्यूल एरियाज। तो कहीं ना कहीं इसको कहीं ना कहीं एक स्केड्यूल एरियाज जो 243M में जो बताए गए थे, जहां पर ये पंचायत लागू नहीं होगा, 4 साल बाद पैसा के द्वारा काफी हद तक इसको लागू कर दिया गया था, काफी हद तक, ठीक है। अभी भी ऐसे एरिया है जहां पंचायत लागू नहीं हमें दिखता है, ठीक है। 243M हो गया। अब N देखते हैं, 243N क्या है। देखिए N मतलब यह है, जैसे कि अभी मैंने बताया था आपको कि जो नागौर था, नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान का, आपको मैंने बताया था 2 अक्टूबर 1959 को उन्होंने संविधान, माफ कीजिएगा, 2 अक्टूबर 1959 को इन्होंने पंचायत को लागू किया था, पंचायत को लागू किया था। चाहे उस समय इसको संवैधानिक दर्जा या संवैधानिक बाध्यता नहीं थी, फिर भी इसको लागू किया। ऐसे ही अन्य राज्यों ने भी लागू किया। अब हुआ क्या कि जब 73rd अमेंडमेंट आया 1992 में, और जो लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 को, तो अब संवैधानिक तौर पे उसमें ऐसे नियम थे, क्योंकि ये नियम जो हैं, जो 73rd अमेंडमेंट से हमें क्या दिख रहा है कि जो पंचायत है या जो म्यूनिसिपैलिटी बनाई जा रही है, इनमें कुछ नियम संवैधानिक हैं और कुछ नियम राज्यों को छोड़ा जा रहा है, ठीक है, राज्य अपने स्तर पे बनाएंगे। अब देखिए, पहले से ही, जैसे नागौर मैंने बताया था 1959 से ही पंचायत बनते हुए आ रहे थे, तो जो पुराने पंचायत बने थे उनके अपने कुछ कानून थे, वो तो पहले के बने हैं ना, तो उनके अपने कानून थे। उन कानूनों का क्या, क्योंकि अब तो 1993 से ये संवैधानिक तौर पर लागू कर दिया गया है, तो इसीलिए 243N में ये कहा गया है, जो पुराने कानून अपनाए जा रहे हैं पंचायतों के द्वारा, और अगर वो कानून नए कानूनों से कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहे हैं, भिड़ नहीं रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो कानून लागू किए जा सकते हैं। पुराने कानून भी क्या हो सकते हैं, लागू हो सकते हैं, लागू हो सकते हैं, ठीक है। तो इन शॉर्ट में क्या समझाना चाह रहा हूं, 243N क्या कहता है कि जो पुराने कानून हैं उनको भी आगे बढ़ाया जा सकता है, पर वो जो नए कानून बने हैं उनके अगेंस्ट नहीं जाए, क्योंकि पंचायती सिस्टम जो है, हमें वो, चाहे वो 24 अप्रैल 1993 संवैधानिक तौर पे लागू हुआ, पर उससे पहले वो लागू हो चुका था भारत में। एग्जाम्पल हमने देखा था नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑन 2 अक्टूबर 1959। तो एन तक हो गया हमारा। और 243 जो ओ है, ये सिंपल सी बात है, ये यहाँ पर कहीं ना कहीं जो भी पंचायत से रिलेटेड मुद्दे होंगे, पंचायत से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स होंगे, यहां पर कोर्ट को बाहर रखा गया। कोर्ट विल नॉट एंटरटेन, यानी कि कोर्ट इसमें एंटरटेन नहीं करेगा, हस्तक्षेप नहीं करेगा। यानी कि इसके मैटर कौन सॉल्व करेगा ज्यादातर, स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन। और स्टेट इलेक्शन कमीशन मैंने आपको बताया है, ये है आपका 243K में, 243K, एक सेकेंड, 243K। और स्टेट इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं राय मशवरा कर सकता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो आर्टिकल 324, राइट। हालांकि इसमें एक अलग अलग टिप्पणी आगे वर्तमान में आई थी, जिसमें ऐसा नहीं है कि कोर्ट भी इंटरफेयर कर सकती है, पर वो अलग मुद्दा है, ठीक है। तो यहां से आपने देखा होगा किस तरह से हमने एक एक डिस्कस किया। आर्टिकल 243 से हमने शुरू किया, 243A B C D करते करते 243O तक हमने पढ़ा, 243O तक हमने पढ़ा। तो ये टोटल अगर आप देखेंगे तो ये हैं, टोटल हैं 16 आर्टिकल्स, ठीक है, टोटल हैं आपके 16 आर्टिकल्स। तो आपने देखा होगा किस तरह से ये डेटा मैंने याद कर रखा है। देखिए, मैं आपके वीडियो में सामने हूँ, ऐसा नहीं है कि आपने मेरी नजरें देखी होंगी, कि मैं ऐसा नहीं कहीं कॉपी कर रहा हूँ, वो माइंड में फीड है। क्यों फीड है, क्योंकि मैंने उसको समझा है। जैसे कि मैंने आपको समझाया है, परिभाषा दी जा रही है 243 में, तो क्यों दी जा रही है, क्योंकि परिभाषा देना जरूरी है, वरना अलग अलग एंगल से लोग अलग अलग चीजें देखते हैं, राइट। 6 और 9 वाली बात याद रखिएगा, इसलिए परिभाषित करना बहुत जरूरी है। तो देखिए किस तरह से ये न्यूज में आया था, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, राइट, आपने देखा।
और अगर आपको ये मेरा प्रयास पसंद आ रहा है और आप चाहते हैं कि सर आप मुझे ये शॉर्टकट सिखा दीजिए कि मुझे पार्ट 9A भी याद हो जाए जो म्यूनसिपलिटी है, तो अगर आपको पसंद आता है, और कमेंट करिए कमेंट सेक्शन पे कमेंट डालिए कि अगर आप इसको पसंद कर रहे हैं, और मैं आपको ये भी याद करने का तरीका बता दूं कि पंचायत को और म्यूनसिपलिटी को कैसे हम बेहतर तरीके से कंपेयर करके याद कर सकते हैं। तो अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर बनाऊंगा वीडियो, ठीक है, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है गाइस, राइट। तो मुझे उम्मीद है ये मेरा प्रयास आपको पसंद आ रहा होगा। यहीं से मैं अपना सेशन एंड करता हूँ। जय हिंद गाइस।